हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। टर्मिनोलॉजी जैसे हमने पढ़ा था फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोकॉपी, एलील, जीन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। टर्मिनोलॉजी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। पहले टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद हम चैप्टर में घुसेंगे, तब उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहले टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट कर, आज भी टर्मिनोलॉजी ही चलेगी। पहले टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर में आगे चलेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक्स टर्म है वेटसन साहब ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स को ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मॉडर्न जेनेटिक्स को वेटसन साहब को कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को टी.एच. मॉर्गन, जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और उसके बाद लिंकेज के बारे में बताया था। लिंकेज को आगे हम पढ़ेंगे, बीच में आएगा लेक्चर में। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो आज हम बेसिकली फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी ही पढ़ना है, जो अब बार बार यूज होगा, हर लेक्चर में यूज होगा, इसलिए उसको पहले पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज 3 चीज़ों के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सबसे पहले हम बता दें कौन सा हेडिंग पढ़ेंगे। सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं डिसजंक्शन। ओके, तो सबसे पहले सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, separation of homologous chromosome during meiosis। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis, जैसे एक सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। ओके, बेसिकली ये जो सेल का जो स्टेज पढ़ रहे हैं वो हम सेल डिवीजन में डिटेल पढ़ेंगे। ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक पढ़ते हैं, जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं G1, S, G2, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ऐसे आता है टेलोफेज फर्स्ट। ठीक, तो ये मियोसिस के अंदर हम पढ़ते हैं, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो स्टेज हम पढ़ रहे हैं मेनली मेटाफेज फर्स्ट स्टेज का पढ़ रहे हैं। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जैसे अब दिखाया है। और ये क्रोमोसोम जो अरेंज है उसके सामने, जैसे मान लो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है तो उसके सामने फर्स्ट वाला होगा। मान लो सेकंड नंबर वाला क्रोमोसोम है तो सेकंड वाला क्रोमोसोम होगा। ठीक, और ये अपने अपने पोल की तरफ से जो स्पिंडल फाइबर हो उससे अटैच रहते हैं। ओके, ठीक, अपने अपने स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है जिसके सामने है, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम,
ये भी आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम। जबकि ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, तो डिफिनेशन बता रहा है कि सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। और मियोसिस के मेटाफेज फर्स्ट में स्टेजेस होती हैं, और जो आपके एनाफेज फर्स्ट में ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होके अलग अलग सेल में जाते हैं। जब साइटोकाइनेसिस होती है, सेल डिवाइड होती हैं, तो एक एक क्रोमोसोम अलग अलग होकर उसमें चले जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। अब देखो, जब मियोसिस फर्स्ट में टीलोफेज फर्स्ट आएगा, तो उसमें जब डिवाइड होंगे सेल, तो एक सेल में फर्स्ट वाला, एक ही को लेकर समझ लेते हैं, एक में सेकंड वाला, एक में फर्स्ट वाला, एक में सेकंड वाला चला जाएगा, और गेमिट बनाएगा तो उसमें एक ही क्रोमोसोम वाला जाता है। ठीक, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, इतना समझ में आना चाहिए। देखिए, तो हमने क्या बताया कि सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ये क्या होता है। तो डिफिनेशन पहले बताया, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के मेटाफेज स्टेज में जब हम सेल के अंदर देखते हैं, तो जो क्रोमोसोम होता है एक लाइन में अरेंज हो जाता है, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। उस लाइन में अरेंज होने के बाद जब एनाफेज फर्स्ट आता है, तो अपने अपने स्पिंडल फाइबर से पहले ही जुड़े रहते हैं, तो अपने अपने स्पिंडल फाइबर द्वारा सेपरेट हो जाते हैं, खींच ले जाते हैं। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक एक क्रोमोसोम के एक ही पार्ट उसमें जाता है। ठीक, उसे कहते हैं सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन। इतना समझ में आना चाहिए। एक छोटी सी नीट में पूछा गया था, अगर, कहाँ लिखें, अगर इसी सेपरेशन में, जिसे सेपरेट हो रहा है, कोई दिक्कत हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, या इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाए, या इम्प्रॉपर डिसजंक्शन हो जाए, तो सिंड्रोम हो जाता है। चलो यहीं लिख देते हैं, इम्प्रॉपर, बस सेग्रीगेशन, सेपरेशन या प्रॉपर इशू कह दें, सेपरेशन या प्रॉपर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। अगर इफ improper separation of homologous chromosome during meiosis, तो एक डिजीज हो जाती है या एक सिंड्रोम हो जाता है, जिसे कहते, एक सिंड्रोम क्या, अगर इम्प्रॉपर सेपरेशन हो जाए होमोलॉगस क्रोमोसोम का, तो सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। नीट में पूछा गया था डाउन सिंड्रोम, मतलब उसमें क्या होता है। इसमें तो अभी जब अब लास्ट सेक्टर में पढ़े थे जेनेटिक्स के लास्ट जब पढ़ेंगे लेक्चर में, तो उसमें डिजीज के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में कि 21 वाले क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, मतलब एडिशनल एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जनरली जाना चाहिए एक क्रोमोसोम गेमिट्स में, कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में चले जाते हैं, तो इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाता है, इम्प्रॉपर सेपरेशन या इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, जिसे नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है पूरे जेनेटिक्स में, टर्मिनोलॉजी जिसको ज़्यादा क्लियर रहती है उसको सब सवाल भी समझ में आता है, और एनसीईआरटी की लाइन भी अच्छे से समझ में आती है। देखिए इतना, चलिए आगे देखते हैं।
आगे दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब होता है इनहेरिटेंस। एक शब्द में देखें, इनहेरिटेंस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स का, अब देख जीन्स का इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होना, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जबकि जब जनरली जनरली क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में देखा जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीन occurs at non homologous chromosome। जैसे इस वाले क्रोमोसोम पे ये जीन है, इसका एलील इसके सामने वाले पे होगा, बी है इसके सामने उसका एलील होगा, सी है उसके सामने उसका एलील होगा, डी। अभी आप पिछले लेक्चर में आपको एलील समझाए थे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जिसे एलील कहते हैं। और एलील हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, या इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पे इस जगह पे ए वाला एलील है, तो उसके सामने दूसरा उसका एलील उसी के सामने दिखाएंगे सेम लोकस पे, ठीक। अब इसका जब सेपरेशन होगा, इसका जब सेपरेशन होगा तो इनसे कोई इनसे मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। जीन अकर्स एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब भी ये सेपरेट होगा तो इन दोनों से उनको कोई मतलब नहीं है, इस पे वो कोई डिपेंड नहीं करता, या ये जब सेपरेट होगा तो इनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, सेम इसी पे एक टर्म और आता है। और जब सेम क्रोमोसोम के अंदर देखा जाए तो हम लिंकेज को देखते हैं, जब पढ़ेंगे लिंकेज आगे तो उसमें समझ में आएगा। जब सेम क्रोमोसोम के प्रेजेंट, सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन को हम देखा जाए तो हम लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में स्टडी करें। जबकि होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहीं पे आगे लिख लेते हैं लिंकेज में भी, जैसे रेगुलर लिंकेज के बारे में जनरल पता रहे, जनरल चीजें। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, इतना पता रहेगा तो आगे थोड़ा और आसानी होगी। देखिए अब एक एनसीईआरटी में और चीज छोटी दी गई है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इतना देखिए, चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। पहला, एनसीईआरटी बोलती है एक अनमॉडिफाइड, इसी को कहते हैं वाइल्ड एलील, या इसी को कहते हैं ओरिजिनल एलील। वाइल्ड एलील और ओरिजिनल एलील या अनमॉडिफाइड एलील। इसका मतलब एलील प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग। ऐसे एलील, ऐसे अनमॉडिफाइड एलील या वाइल्ड एलील या ओरिजिनल एलील ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जब हुआ तभी से प्रेजेंट है। मतलब
एलील प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग से ही एलील प्रेजेंट है इसे, और उसे अनमॉडिफाइड एलील मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसे कहते हैं अनमॉडिफाइड एलील वाइल्ड या ओरिजिनल एलील। अनमॉडिफाइड एलील, अगला पॉइंट, अनमॉडिफाइड एलील जनरली present in dominant form। ठीक, अनमॉडिफाइड एलील जनरली प्रेजेंट इन मॉडिफाइड फॉर्म। अनमॉडिफाइड एलील जनरली प्रेजेंट इन डोमिनेंट एलील। ओके, दूसरा मॉडिफाइड एलील। जो मॉडिफाइड एलील होते हैं, मॉडिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कोई चेंज हुआ हो, एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, और प्रेजेंट इन रिसेसिव एलील। मॉडिफाइड एलील मतलब चेंजिंग वाला एलील, वो म्यूटेशन की वजह से आता है और ये रिसेसिव एलील में प्रेजेंट होता है। अब आगे क्रोमोसोम बना के हम समझेंगे, उससे समझ में आएगा और अच्छे से, इतना देखिए तब तक मिटाएं। चलो देखते हैं क्या है। जैसे दो चीज़ों पढ़ा, अनमॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील बताता है कि जो नेचर में पहले प्रेजेंट होते हैं और ये जनरली डोमिनेंट एलील में प्रेजेंट होते हैं। मॉडिफाइड एलील म्यूटेशन की वजह से आते हैं और ये रिसेसिव एलील में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम से समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ये हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस, जैसे समझ ले आ जाएगा समझ में, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इसमें प्रेजेंट है ये डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन हेलिकल फॉर्म, बताया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। अब पढ़े हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक, और इसके अंदर प्रेजेंट है जीन, दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अभी ये पूरा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट जो जीन है या एलील है अनमॉडिफाइड, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, तो इसे कहेंगे अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील, यहाँ पे जीन है, इसमें डीएनए में जीन है, जीन का हुआ एक्सप्रेशन, बनेगा आरएनए, होगा ट्रांसलेशन, बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन बिहेव लाइक एंजाइम, एंजाइम की तरह बिहेव हो करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोडक्ट एक कैरेक्टर को शो करने में मदद करेगा, जैसे टालनेस मतलब टाल बनाएगा, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक, समझ में आ गया कि अनमॉडिफाइड एलील जनरली प्रेजेंट इन डोमिनेंट एलील। ऐसे हम समझ में आ गया कि अब ये समझ में आ गया कि अनमॉडिफाइड एलील है, एक्सप्रेस हुआ तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है या डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है। सेम इसी जगह पे अनमॉडिफाइड एलील होगा, सेम इसी तरह जीन को एक्सप्रेस करेगा, एक कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन ये तो हो गया अनमॉडिफाइड के बारे में। अगर इसी पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाए, तो पहले तो ये अनमॉडिफाइड एलील था, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए तो तीन पॉसिबिलिटी लिख रही है, एनसीईआरटी भी लिखती है, तीन पॉसिबिलिटी शो होगी।
एक एक करके समझ। जब आपको हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाए थे तो वहाँ पे हमने 3 म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था सेम सेंस, एक पढ़ा था मिस सेंस, एक पढ़ा था नॉन सेंस। कहाँ पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में पढ़ा था कि उस पर अगर सेम सेंस म्यूटेशन हो जाए तो जेड वाई इनमें कौन बनेगा, ऐसे करके पढ़े थे। लेक्चर नंबर 6वां 7वां ऐसे करके। तो हमने बताया था कि सेम सेंस म्यूटेशन अगर हो जाए, ये सब म्यूटेशन के टाइप हैं, देख लो फिर से देख लो, ये सब म्यूटेशन के टाइप। सेम सेंस म्यूटेशन हो जाने के बाद इम्यूनो एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इम्यूनो एसिड पहले बनता है वही इम्यूनो एसिड म्यूटेशन के बाद भी बनता है। मतलब जीन एक्सप्रेस करके जो प्रोटीन बिहेव लाइक इम्यूनो एसिड बनता था, अगर सेम से म्यूटेशन हो तो इम्यूनो एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम इम्यूनो एसिड, सेम एमिनो एसिड। मिस सेंस हो जाए तो चेंज एमिनो एसिड, चेंज एमिनो एसिड। और नॉन सेंस म्यूटेशन हो जाए तो स्टॉप कोडान बन जाते थे, जो स्टॉप कोडान UAA, UAG और UGA, ये तीनों में से कोई भी बन सकता। और आपको पता है स्टॉप कोडान डू नॉट कोड एनी प्रोटीन, मतलब किसी एमिनो एसिड कोड नहीं करते। ठीक, उसी इसी के बिहार पे भी समझते हैं। अगर पहला जो हम सोचें, पहले वाले पे अगर म्यूटेशन सेम सेंस वाला म्यूटेशन हो तो यहाँ पे जो RNA बनेगा, एक्सप्रेशन तो होगा, RNA बना ट्रांसक्रिप्शन से, RNA ट्रांसलेशन से बना प्रोटीन, और प्रोटीन से जो एंजाइम, प्रोटीन बिहेव लाइक एंजाइम, और जो ये एंजाइम बना, ये बना नॉर्मल एंजाइम। मिस सेंस वाला म्यूटेशन है ना, नॉर्मल एंजाइम लेकिन लेस एफिशिएंट। म्यूटेशन की वजह से थोड़ा एफिशिएंसी में उसकी कमी आ गई, लेस एफिशिएंट। मतलब यहाँ पे सेम सेंस म्यूटेशन हुआ, प्रोटीन एंजाइम बनाया, नॉर्मल एंजाइम बना, वही बनता है, चेंज नहीं होता है, और लेस एफिशिएंट बना। और इसमें जब देखा गया कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, एंजाइम लगा जब, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना और कैरेक्टर जब आया तो यहाँ पे भी टाल आया। मतलब म्यूटेशन के बाद डोमिनेंट, म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अनमॉडिफाइड एलील हो तभी वो डोमिनेंट कैरेक्टर को देगा, अगर मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन हो जाए तो डोमिनेंट नहीं देगा, दे सकता है, म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट कैरेक्टर दे सकता है। तो टॉल दे दिया फर्स्ट केस। दूसरे में एक्सप्रेस हुआ, RNA बना, यहाँ पे मिस सेंस म्यूटेशन हुआ, प्रोटीन बना, एंजाइम जो बना वह, जो एंजाइम बना वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। बताए थे एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और ये सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो हमें रिसेसिव डॉर्फ मिला, और ये रिसेसिव यहाँ पे जाके रिसेसिव मिला। और तीसरे नंबर पे नो एंजाइम एट ऑल, सेम सेंस म्यूटेशन हो गया, नो एंजाइम एट ऑल। ठीक, म्यूटेशन के बाद यहाँ पे कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टाल दे रहा था अनमॉडिफाइड एलील वाला, यहाँ पे म्यूटेशन के बाद भी टाल कैरेक्टर मिला जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मिस सेंस वाला म्यूटेशन हुआ तो बताया था कि वहाँ पे एमिनो एसिड ही चेंज हो जाता है,
और बना तो नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम बना नॉन फंक्शनल तो प्रोडक्ट भी वैसे बनेंगे, तो रिसेसिव बना। तीसरे नंबर पे सेम से हो जाएगा तो एमिनो एसिड नहीं बनता, तो नो एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम नहीं बना। यहाँ पे भी रिसेसिव देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी फर्स्ट डायग्राम बोलती है अनमॉडिफाइड एलील, और एक केस फर्स्ट वाला अनमॉडिफाइड एलील आर इक्विवेलेंट इन केस फर्स्ट। देख के भी लग रहा है केस फर्स्ट में अनमॉडिफाइड एलील आर इक्विवेलेंट टू मॉडिफाइड एलील। लेकिन केस सेकेंड और थर्ड में अनमॉडिफाइड एलील नॉट इक्विवेलेंट टू मॉडिफाइड एलील, क्योंकि यहाँ तो डोमिनेंट दिखा रहा है, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में रिसेसिव आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन के बाद रिसेसिव भी दे, डोमिनेंट भी दे सकता है, लेकिन रिसेसिव भी दे सकता है, तो इसीलिए डोमिनेंट और रिसेसिव म्यूटेशन के बाद दे सकता है। देखिए तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस किया। पहले नंबर पे सेग्रीगेशन, जिसको डिसजंक्शन भी कहते हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा लिंकेज के बारे में जनरल चीज़ें देखिए। अभी उसको जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्योरिटी ऑफ गैमीट आगे जब देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आगे नंबर पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, 3 स्टेज पढ़ा, ठीक। अब एक छोटी सी और हेडिंग है गैमिट फार्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी, पूरे जेनेटिक में जितने सवाल आएंगे इसी से होंगे। तो गैमिट फार्मेशन में देखिए क्या होता है। जैसे डिप्लॉयड सेल है, इसके अंदर होता है मेयोसिस, बन जाता है हैप्लॉयड, और एक गैमिट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जैसे एक सेल है जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके अंदर होगा मियोसिस, तो गैमेट में एक ही जाएगा, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, ओके। इसी को अगर हम क्रोमोसोमल लेवल में पढ़ देखें तो ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, मियोसिस हुआ, एक सेल में कैपिटल टी वाला जाएगा, एक सेल में स्मॉल टी वाला। इसको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे समझ में आता है। अच्छा, अगर एक चीज और निकालना हो, टाइप ऑफ गैमेट अगर निकालना हो, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो एक फार्मूला है 2 की पावर n, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, अभी जो बताया हमने कि गैमेट का फॉर्मेशन में एक फार्मूला बताया 2 के पावर n, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। उसमें एक दिक्कत है, टाइप ऑफ गैमेट के बारे में बता देगा कि इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। अगर आपको जीनोटाइप दिया जाए तो बता देगा कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, लेकिन गैमेट्स का जीनोटाइप नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए एक मेथड हम लोग देखते हैं, जिसे हम फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं। फॉर्क लाइन मेथड, ये हम पहले तो 2 के पावर n से हम टाइप ऑफ गैमेट्स के बारे में निकाल लेंगे। 2 के पावर n लगा के n रखेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, उसमें पता चल जाएगा कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स का जीनोटाइप देखने के लिए हम फॉर्क लाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो कोई इसमें से कोई पेयर ले लें, 5 एग्जांपल दिए हैं, इसे समझेंगे। अगर कोई होमोजाइगस पेयर है तो उसे हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन पे। और दूसरा कोई अगर हेट्रोजाइगस पेयर है
तो हम उसे फार पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 5 एग्जाम्पल है, इसे में समझ लीजिए कैसे। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आता है। टू सिमिलर एलील प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस। टू डिसिमिलर एलील प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का हेटेरोजाइगस एलील। देखिए सिमिलर एलील, पहला नंबर फार्मूला लगाना है होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस पेयर तो 2 की पावर n लगाते हैं, n इसमें 0 है, कोई भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, तो 2 की पावर 0 1, एक टाइप का गेमेट। अब दूसरा मेथड लगाए फॉर्क लाइन मेथड। होमोजाइगस हो तो लाइन बना के एक लिख देते बस। दूसरे में 2 की पावर n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 1, 2 की पावर 1 टू टाइप्स ऑफ गेमेट। मेथड लगाएंगे फॉर्क लाइन मेथड। हेटेरोजाइगस पेयर है, फॉर्क बनाएंगे, उस पर गेमेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ गेमेट बन गया। तीसरा 2 की पावर n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, ये होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस एक है, 2 की पावर n 2 टाइप्स ऑफ गेमेट। पहला है होमोजाइगस तो एक लाइन बनाएंगे, अगर दूसरा हेटेरोजाइगस है लाइन बना के गेमेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा हेटेरोजाइगस तो एक फॉर्क बनाएंगे बी बी, एक कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी। दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला? बढ़िया दिख रहा है। अगला पहले नंबर टाइप्स ऑफ गैमेट 2 की पावर एंड हेटेरोजाइगस पेयर 1 2, 2 की पावर 2, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। पहला हेटेरोजाइगस पेयर है तो फॉर्क कैपिटल स्मॉल, दूसरा हेटेरोजाइगस पेयर है तो भी फॉर्क कैपिटल कैपिटल स्मॉल कैपिटल। ठीक, तो ए बी कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। एक चीज और बता सकते हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी। 4 टाइप के गेमेट्स बने जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी वाला एक है तो 1/4, ए भी फोर्थ में एक ही बार आया है तो 1/4 1/4 1/4, एक एक बार आया ना, तो 4 जिन में एक बार आया। तो अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25% इसमें देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 टाइप्स ऑफ गेमेट। कैसे? होमोजाइगस है, बनाएंगे लाइन, उस पर गेमेट को दिखाएंगे, बनाएंगे लाइन, गेमेट्स को दिखाएंगे। हेटेरोजाइगस पेयर है तो फॉर्क बनाएंगे, गैमेट बना ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। 2 टाइप्स ऑफ गेमेट्स बना, 2 में यही एक टाइप का बना तो 1/2, एक टाइप का बना, और परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50-50%। इतने में आ जाना चाहिए। अभी और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। A plant with genotype capital R, capital D, small d, capital E, small d produce gamete. Find out probability of gamete which contain R, D, E genotype. तो एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप, सोल्यूशन देखते हैं। इसका जीनोटाइप है कैपिटल R, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E, स्मॉल e. ओके, produce gamete find out probability of gamete which contains RDE genotype। इतने प्रोबेबिलिटी गैमेट्स का प्रोबेबिलिटी निकाली जिसमें जीनोटाइप RDE। तो पहले प्लांट का ये जीनोटाइप है, इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ गैमेट निकालेंगे। तो 2 की पावर 1 वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 1 2, 2 की पावर 2 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब इस गैमेट के जीनोटाइप देखने के लिए फॉर्क लाइन मेथड लगाने के लिए होमोजाइगस पेयर तो लाइन से R, हेटेरोजाइगस पेयर तो कैपिटल D स्मॉल d, हेटेरोजाइगस पेयर तो कैपिटल E स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल e। लिखते हैं RDE, कैपिटल R कैपिटल D कैपिटल E, कैपिटल R कैपिटल D स्मॉल e, कैपिटल R स्मॉल d कैपिटल E, कैपिटल R स्मॉल d स्मॉल e। पूछा विच कंटेन RDE जीनोटाइप, तो 4 जीनोटाइप बने
4 टाइप के गैमेट बने जिसमें 4 टाइप के जीनोटाइप बने। तो बाई फोर्थ, बाई फोर, बाई फोर, जिसमें कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल ई वाली एक ही है, तो 1/4, 1/4 सब एक एक ही बार है, 25-25%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डी जीनोटाइप 1/4। ये आंसर इसका, देख लीजिए। कैसे किया? पहले प्लांट का जीनोटाइप देखा, उसमें हमने फार्मूला लगाया कितने टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। तो फार्मूला लगाया 2 की पावर n, n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, देखा 2 हेट्रोजाइगस है, 1 2, तो हमें पता चल गया 4 टाइप्स के गैमेट। अब 4 टाइप के गैमेट्स के जीनोटाइप देखने के लिए हमने फॉर्क लाइन मेथड लगाया। फॉर्क लाइन मेथड लगाने के लिए अगर कोई होमोजाइगस पेयर है तो उसे हम लाइन से, हेट्रोजाइगस पेयर है तो उसे फॉर्क से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद गैमेट्स को बना दिया। प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो देखा सब एक एक बार आया, जबकि 4 टाइप के गैमेट बने तो 1/4, 1/4, 25-25%। अब तो अब कभी कभी फॉर्म आ जाएगा इतना इतना बड़ा, ए बी बी डी डी आर एस स्मॉल एस, इतना बड़ा आएगा, तब कितना फॉर्क लाइन मेथड लगाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो छोटा मेथड इसके लिए शॉर्टकट एक मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई होमोजाइगस पेयर है, जैसे देखिए कैसे शॉर्टकट, इसके बाद एक सवाल लगाएंगे शॉर्टकट से। अगर होमोजाइगस पेयर तो उसे 1/1 उसके जीनोटाइप में ही रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कोई हेट्रोजाइगस पेयर है, बस यही लगा दिए हो जाएगा 1/2। देख करके देख लेते हैं। होमोजाइगस है 1/1, आर डी बनाना ना, आर डी ए। होमोजाइगस पेयर है तो 1/1, हेट्रोजाइगस पेयर है तो 1/2, हेट्रोजाइगस पेयर है आई कैपिटल ई भी है 1/2, आ गया कि नहीं 1/4। देखिए आंसर। अभी एक सवाल लगाते हैं, उसमें यही मेथड लगाएंगे शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन देखिए, A plant with genotype capital R, small r, capital T, small t, capital G, small g, capital F, capital produce gamete. Find out probability of gamete which contain following genotype. कह रहा है एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है ये, जो गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेमेट्स की जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालना है। 3 टाइप बता दे, आर टी एफ जी एफ ऐसे करके दिया है। तो इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। होमोजाइगस में 1/1, हेट्रोजाइगस में 1/2। देखते हैं क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, नहीं यहाँ से ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल, ये ठीक। तीन बार लिख लेते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप निकालना है। इसमें देखेंगे जहाँ हेट्रोजाइगस हो 1/2, होमोजाइगस हो 1/1। हेट्रोजाइगस, अच्छा गेमेट्स में आना क्या चाहिए, आर, कैपिटल टी, स्मॉल जी, कैपिटल है, सब प्रेजेंट है तो हो जाएगा। कैपिटल आर, अच्छा हेट्रोजाइगस 1/2, हेट्रोजाइगस 1/2, फिर आगे हेट्रोजाइगस 1/2। कैपिटल एफ होमोजाइगस थे 1/1, 1/8। ऐसे भी अगर इसमें हम टाइप ऑफ जीनो गेमेट्स के जीनोटाइप, टाइप ऑफ गेमेट्स अगर निकालें 2 की पावर n, तो कितने हेट्रोजाइगस पेयर है, 1 2 3, 2 की पावर 3, 8। टाइप ऑफ गेमेट तो आ ही रहा है 8।
वन टाइप के इस प्रकार के गेमिट्स हैं, तो 1/8 इसमें निकालना है। गेमिट में क्या क्या चाहिए, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल जी, स्मॉल एफ प्रेजेंट है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस पेयर में है तो 1/2, हेट्रोजाइगस में है 1/2, हेट्रोजाइगस में 1/, अब देखो गेमिट में मांग रहा है स्मॉल एफ, जबकि प्लांट का जीनोटाइप ही कैपिटल एफ है, तो कहाँ से आएगा, आ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 0 0। अगला स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल एफ, हेट्रोजाइगस है 1/2, हेट्रोजाइगस है 1/2, हेट्रोजाइगस है 1/2, 1/8। अब जब इसको फार्क लाइन मेथड से आप बना के देखेंगे तो यही आएगा। देखिए सब एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेमिट विच फॉर्म इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में एक ट्रिक आप समझ लें, ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, समझने वाली चीज़ है। जब भी गेमिट में कोई एलील जाता है तो 2 बार नहीं जाता है, जो आपको पता है कि 2 में से कोई एक ही जाता है। तो जब भी आप ऑप्शन में देखेंगे कि ये पूछेगा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेमिट, तो आप एलील को देखेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे, जिसमें एलील का रिपीटेशन होगा वो गलत होगा, और जिसमें सब एलील एक ही बार होगा। तो यहाँ पे लिख दें एलील का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई एक ही एलील आएगा। देखिए ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक बार आए, एक बार, लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल आर वाला भी, स्मॉल आर भी आ गया, ये भी इसमें तो पहले ही आ गया दोनों। इसमें भी देखो यही है जो इसमें गेमिट्स में एक ही बार एक ही एलील आया है, कैपिटल ए वाला आया बस, स्मॉल भी कैपिटल ए। जब भी पूछेगा गेमिट्स के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताए, तो उसमें सभी एलील, जो भी एलील होगा वो एक ही बार होगा, उसका रिपीटेशन नहीं होगा, तो आंसर इज थर्ड। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर को हम इन करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 3 टर्मिनोलॉजी, सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन, दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लिंकेज के बारे में पढ़ा। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इसका सेग्रीगेशन, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इनहेरिटेंस, एलेलिक जो इसके जीन्स होते हैं वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। लिंकेज के जो जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे। लिंकेज टी.एच. मॉर्गन ने बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में, जो 2 प्रकार के एलील होते हैं, अनमॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड नेचर में पहले से प्रेजेंट था और ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट एलील में। रिसेसिव वाले जो मॉडिफाइड एलील होते हैं वो म्यूटेशन द्वारा एराइज होते हैं और वो रिसेसिव एलील में प्रेजेंट होते हैं। उसमें मैंने बताया कि जो अनमॉडिफाइड वाला होगा उसके अंदर एक्सप्रेशन होगा जीन का और वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो हमेशा डोमिनेंट फेज ही बनाएगा, जैसे टाल दिखाया था हमने। और जो जिसमें म्यूटेशन हो जाए वो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी लाएगा। उसके बाद हमने म्यूटेशन को पढ़ा, सेम सेंस, मिस सेंस और नॉन सेंस। 3 केस पढ़े। अगर पहला वाला में सेम सेंस म्यूटेशन हो जाए तो एंजाइम बनाएगा, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा जो कि लेस एफिशिएंट होगा, एनसीईआरटी भी ऐसे लिखती है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और अच्छा डोमिनेंट कैरेक्टर। इससे पता चलता है कि म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ सकता है। उसके बाद दूसरे में हम मिसेज म्यूटेशन कराया जो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, रिसेसिव बना, ड्वार्फ बनाया। तीसरे में नॉन सेंस बना जो एंजाइम ही नहीं बनाया, नो एंजाइम एट ऑल, उसमें कुछ नहीं बना, उसमें बना मिसेज। इस प्रकार से केस फर्स्ट वाला अनमॉडिफाइड एलील से इक्विवेलेंट दिखा, जो अनमॉडिफाइड एलील में टाल बना रहा था इसमें भी बना रहा था, लेकिन केस सेकंड और थर्ड में मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट नहीं थे। इस प्रकार से लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, उनकी पूरे हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और उनके सक्सेस के बारे में समझेंगे, उनके फेलियर के बारे में सब देखेंगे आराम से। ओके।